हेलो स्टूडेंट्स। कल के हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास किस तरह के वातावरण में पाया जाता है और किस तरह की उसकी सेल की संरचना होती है। आज हम पढ़ेंगे क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार से जनन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों ही तरह का जनन क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसके अंदर कायिक जनन नहीं पाया जाता। आज का हमारा मेन टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन कैसा होता है। अलैंगिक जनन जनन की वो प्रक्रिया है जिसमें कि केवल एक ही पेरेंट भाग लेता है और बनने वाले नए पादप बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं। उसके अंदर वही जीन्स आते हैं जो उसके पेरेंट में होते हैं। इसीलिए बनने वाले नए पादप बिल्कुल अपने पेरेंट की जेनेटिकल कॉपी होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है, बाय जूस्पोर्स, बाय अप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स एंड पामेलास्टिच। आज हम इन्हीं चारों प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जूस्पोर्स, या जिसको हम कहते हैं चल बीजाणु। जूस्पोर्स हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। जब भी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं उस समय जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जिस सेल में ये बनते हैं उसको हम कहते हैं जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणु धानी। जब चल बीजाणु बनने होते हैं उस समय चल बीजाणु धानी अपने फ्लैजिला छोड़ देती है, इसके फ्लैजिला गिरा देती है और नॉन मोटाइल हो जाती है और अचल हो जाती है। उसी समय संकुचनशील रेक्टिकाएं और न्यूरोमोटर एपरेटस ये भी डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि लुप्त हो जाते हैं। और प्रोटोप्लाज्म विड्रॉ फ्रॉम द सेल वॉल, यानी कि जीव द्रव्य थोड़ा सा सिकुड़ करके कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है और अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा लॉन्गिट्यूडनली 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। समसूत्री विभाजन होता है, वो कैसा होता है, लंबवत अनुदैर्ध्य समसूत्री विभाजन के द्वारा जीव द्रव्य 2 संतति खंडों में विभाजित हो जाता है, 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनाता है। तो 2 बने, 2 लॉन्गिट्यूडनली पहला डिवीजन होता है, उसके 90 डिग्री एंगल पे इसी प्रोटोप्लाज्म में एक और डिवीजन होता है। तो इस तरह से 4 सेल्स बन जाती हैं। पहला डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल हुआ, दूसरा उसके राइट एंगल पे हुआ, जिससे कि 4 प्रोटोप्लास्ट के टुकड़े बन जाते हैं। और कई बार इनमें और अधिक विभाजन होते हैं, जैसे 4 से 8 कोशिकाएं भी बन जाती हैं, 8 से 16 और 16 से 32 प्रोटोप्लाज्म के टुकड़े बन जाते हैं। इसी समय पायरिनॉइड भी साथ साथ डिवाइड होता रहता है। अब हर टुकड़ा अपने चारों तरफ, प्रोटोप्लाज्म का हर खंड, हर पीस अपने चारों तरफ एक कोशिका भित्ति, कशाभिकाएं वापस बनाता है और एक जूस्पोर के अंदर, एक चल बीजाणु के अंदर परिवर्तित हो जाता है। हर टुकड़ा, प्रोटोप्लाज्म का हर टुकड़ा अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति स्रावित कर लेता है और इसमें कशाभिकाएं और न्यूरोमोटर अपरेटस वापस विकसित हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी वापस दिखनी शुरू हो जाती हैं, और ये एक द्विकशाभिकीय अगुणित नग्न चल संरचना बनाता है, जिसको कि हम कहते हैं जूस्पोर्स। ये जूस्पोर्स मात्र कोशिका में, यानी कि जूस्पोरेंजियम में होते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, ये इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, तो ये मात्र कोशिका को तोड़ करके, पेरेंट सेल को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के पानी में तैरते रहते हैं। ये जूस्पोर्स जनरली रात को बनते हैं और सुबह तक ये मात्र कोशिका से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के ये एक नए प्लांट की तरह बिहेव करने लगते हैं। इनमें थोड़ा साइज में वृद्धि होती है, इनके आकार में वृद्धि होती है और एक ये नए पादप की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण कर देते हैं।
क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर्स हर 24 घंटे में बन जाते हैं। हर 24 घंटे में इसमें विभाजन होते हैं और बार बार जूस्पोर्स बनते हैं। तो इस तरह से एक वीक के अंदर करीब 2 लाख नई कोशिकाएं बन सकती हैं। ये देखो आप डायग्राम, ये जूस्पोर बनने का डायग्राम है। ये क्लेमाइडोमोनास की कोशिका है। क्लेमाइडोमोनास की कोशिका ने पहले तो अपने फ्लैजिला को गिराया, फिर उसके बाद सेल वॉल को छोड़ करके प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आया। पहला विभाजन लंबवत हुआ, दूसरा विभाजन इस लंबवत विभाजन के 90 डिग्री एंगल पे हुआ, 4 सेल बन गई। अब ये चारों सेल 4 भी हो सकती हैं, हो सकता है ये 4 की 8 बन जाए, 8 की 16, 16 की 32 भी हो जाए, अदरवाइज 4 तो हैं ही हैं। अब ये चारों कोशिकाओं में पुनः पायरिनॉइड भी आ गया, फ्लैजिला भी आ गए, न्यूरोमोटर एपरेटस भी हो गया, आई स्पॉट भी बन गया, सब कुछ वापस बन जाता है और ये चारों स्पोर्स मात्र कोशिका को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं और एक नए पादप की तरह फंक्शन करते हैं। तो ये है रिप्रोडक्शन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स। ये देखो आप यहाँ पर और देख सकते हो कि ये एक मात्र कोशिका पेरेंट सेल है, जूस्पोरेंजियम कह लो इसको, और इसके अंदर ये 4 कोशिकाएं बनी। ये चारों कोशिकाएं जूस्पोरेंजियम को तोड़ करके बाहर आ गई और नए पादप की तरह बिहेव कर रही है। ये पूरी कोशिका क्या है, ये जूस्पोरेंजियम है। ये आप देखो एक में कितने सारे जूस्पोर्स हैं, ये 4 बने हुए हैं, यहाँ पर 32 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कितने भी जूस्पोर्स इनके अंदर हो सकते हैं। पर जूस्पोर्स की संख्या हमेशा 2 के गुणन में ही होती है, मल्टीप्लाई बाय 2 ही होती है। सेकंड आता है अप्लेनोस्पोर्स, या जिसको हम कहते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु नाम से ही क्लियर है कि अचल होते हैं, अर्थात इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अप्लेनोस्पोर्स हमेशा तब बनते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से मतलब क्या होगा कि पानी की कमी है, यानी कि सूखा पड़ने की जब स्थिति होगी तो क्लेमाइडोमोनास में अचल बीजाणु बनते हैं। अचल बीजाणु बनने का भी तरीका वही है कि प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो जाता है और अपने फ्लैजिला को गिरा देता है। अब इसका प्रोटोप्लाज्म 2 से लेकर 16, 32 तक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक अचल बीजाणु के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये अचल बीजाणु मात्र कोशिका से बाहर आकर के नए पादप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये अप्लेनोस्पोर्स हैं, इनके अंदर कहीं भी कशाभिकाएं नजर नहीं आ रही हैं। ये सब क्या है, ये अप्लेनोस्पोर्स अचल बीजाणु, इनमें कशाभिका नहीं होती है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि जूस्पोर्स का होता है। तीसरा आता है सुप्त बीजाणु, जिसको हम कहते हैं हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही बनते हैं। जब बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है तो उस समय कोशिका अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति को सिक्रीट कर लेती है। तो इससे क्या होता है, मोटी भित्ति सिक्रीट होने से जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है उसके ऊपर बाहर की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आके इकट्ठा हो जाता है और छोटे छोटे पीसीज में टूट करके सुप्त बीजाणु बनाता है। बाहर की जो भित्ति है वो तो थिक है, जो उन्होंने सिक्रेट करी है उस कोशिका ने, वो थिक वॉल है, लेकिन अंदर जो स्पोर्स हैं वो हिप्नोस्पोर्स हैं, सुप्त बीजाणु हैं। सुप्त बीजाणु जनरली अचल होते हैं और इनके अंदर बहुत सारा खाद्य पदार्थ संचित रहता है। कई बार ये सुप्त बीजाणु मात्र जब जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, ये सुप्त बीजाणु मात्र कोशिका से बाहर आ जाते हैं और एक नए पादप को जन्म देते हैं। लेकिन कई बार ये सुप्त बीजाणु पहले चल बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि इनके फ्लैजिला अपीयर हो जाते हैं, उसके बाद ये मात्र कोशिका से बाहर आकर के नए पादप को जन्म देते हैं। ये सुप्त बीजाणु जनरली रेड कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हिमेटोक्रोम। सुप्त बीजाणु भी सीवियर अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ही ये अंकुरित होते हैं। ये आप देख सकते हो हिप्नोस्पोर्स, ये चारों तरफ जो भित्ति है वो देखो आप, इनकी सेल वॉल जो है वो कितनी थिक है, ये चारों तरफ थिक वॉल सिक्रीट करते हैं। ये
तो ये फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं, लाइट शेड में है ये, तो ये इसका मतलब ये जूस स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये नए प्लांट क्लेमाइडोमोनास की तरह फंक्शन करते हैं। लास्ट आता है पाल्मेला स्टेज। जब कंडीशंस बहुत ज्यादा सूखे की हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उस समय प्रोटोप्लाज्म स्पोर्स बनाता है। वो स्पोर्स मात्र कोशिका से बाहर नहीं आ पाते हैं, मात्र कोशिका से बाहर आते नहीं हैं, और अंदर जो 4 कोशिकाएं बनी, उन 4 कोशिकाओं में मात्र कोशिका में रहते हुए ही पुनः विभाजन हो जाता है और बार बार उनके अंदर आगे से आगे विभाजन होते रहते हैं, जिसके कारण एक कॉमन शीथ के अंदर, एक कॉमन जिलेटिनस शीथ के अंदर हमें बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई देने लगती हैं, जिसके अंदर की अनगिनत स्पोर्स होते हैं। तो इस अवस्था को हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो बाहर की कोशिका भित्ति, जो जिलेटिनस वॉल है, कॉमन वॉल है, वो पानी एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, और हर स्पोर जो है, जिसको कि हम पाल्मेलोस्पोर भी कहते हैं, हर स्पोर फ्लैजिला डेवलप कर लेता है। उनके चारों तरफ, मतलब उनके ऊपर, हर स्पोर के ऊपर 2 फ्लैजिला बन जाते हैं और ये पेरेंट की वॉल को बाहर, पेरेंट वॉल से बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के एक नया प्लांट बनाते हैं। तो पाल्मेला स्टेज जो है वो क्लेमाइडोमोनास के अंदर टेम्परेरी फेज है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास कुछ समय बाद सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो क्लेमाइडोमोनास के रिलीज हो जाते हैं। और जब ये पाल्मेला स्टेज आती कब है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है और या फिर पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, उस समय पाल्मेला स्टेज दिखाई देती है। अदरवाइज क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स के द्वारा ही होता है। ये आप देखो पाल्मेला स्टेज, ये एक पहले एक सेल थी जिसके अंदर ये एक न्यूक्लियस था, फिर उससे 4 बने, 4 से फिर 8 बने, अब ये 8-10 हैं, इनके अंदर फिर पुनः विभाजन हो रहा है। देखो हर कोशिका में 4-4 फिर से बन गई हैं, तो ये टेम्परेरी फेज है, इसको हम पाल्मेला स्टेज कहते हैं, क्योंकि कॉलोनीज दिखाई देती हैं। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी, सबसे पहले ये वाली भित्ति डिसॉल्व हो जाएगी, फिर ये भित्ति डिसॉल्व हो जाएगी, 1 बाय 1 सारी भित्तियां डिसॉल्व हो जाएंगी और इतने सारे स्पोर्स जो हैं नए पादप को जन्म देंगे। तो ये तो था कि क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार से अलैंगिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे लैंगिक जनन, क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक जनन। सो कल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोना। सो थैंक यू।